अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स का डंडा चल चुका है और बात इमरान खान के घर तक आई गई है। पहले केस की सुनवाई शुरू हो चुकी है, जबकि दूसरी जानिब बल्ले का निशान ख़त्म करने के हवाले से और अल्टीमेटली मंसूबा जो है कि इलेक्शन उस वक्त होने हैं जब बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर एग्जिस्ट ना करता हो, पीटीआई पर पाबंदी लग गई हो। इस हवाले से जो खबर मैंने आपके सामने 2-3 दिन पहले रखी थी उसकी तस्दीक हो चुकी है, जबकि जड़ांवाला में जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है उसमें मुलविस अफराद निशाने इबरत बन गए हैं। जबकि इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी अहम अपडेट्स हैं। निगरान वफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया है, कौन कौन शामिल है, इस हवाले से डिटेल्स भी आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन कराम, निगरान वफाकी काबीना के अरकान ने हल्फ उठा लिया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अरकान से हल्फ लिया है। ज़राए का बताना है कि पहले मरहले में निगरान काबीना के 18 अरकान ने आज हल्फ उठाया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में आरिफ अलवी ने वफाकी काबीना के अरकान से हल्फ लिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी तकरीब हल्फ बरदारी में शरीक थे। हल्फ उठाने वाले निगरान वज़रा में शमशाद अख्तर, सरफराज बुगटी, जलील अब्बास जिलानी, एक सहाफ़ी जो कि अभी निगरान है, फिर बाद में वो दोबारा सहाफ़ी बन जाएंगे बड़ी जल्दी, मुर्तज़ा सुलंगी, अनीक अहमद, जमाल शाह, डॉक्टर उमर सैफ, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर, अहमद इरफान असलम, नदीम जान अहमद तारड़, मदद अली सिंधी, खरीद जॉर्ज और मोहम्मद समी सईद भी शामिल हैं। याद रहे कि चंद रोज़ कबल अनवारुल हक काकड़ ने बतौर वज़ीर आज़म जब अपने ओहदे का हलफ उठाया था, उसके बाद से काबीना मुख्तसर रखने की उन्होंने बात भी की थी। और अब काबीना ये कहाँ तक जाती है, लेट्स सी क्या मामला बनता है। अब इन्हें कलमदान सौंपे जाने हैं। इस हवाले से ज़राए बता रहे हैं कि वफाकी काबीना में वज़ीर ख़ारजा ऑब्वियसली जलील अब्बास जिलानी होंगे, वज़ीर ख़ज़ाना साबिक गवर्नर स्टेट बैंक इशरत हुसैन होंगे, सरफराज बुगटी को वज़ारत दाखिला दिए जाने का इम्कान है और सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा सुलंगी को वज़ीर इत्तलाआत बनाया जाएगा, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर को वज़ीर दिफा बनाने का फ़ैसला किया गया है। अब नाज़रीन इकराम, ये तो कैबिनेट हो गई। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म के आते ही सबसे बड़ा चैलेंज जड़ांवाला में होने वाला एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। पंजाब के ज़िला फैसलाबाद के शहर जड़ांवाला में तौहीन मज़हब के मुबैना वाक़े के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाले मुश्तइल अफराद ने क्रिश्चियन कॉलोनी और ईसा नगरी में 4 गिरजाघरों, मसीही बरादरी के दर्जनों मकानात, गाड़ियों और मालो असबाब को जलाया। और ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इसका जितना अफसोस किया जाए कम है। पाकिस्तान के मुसलमानों के बिहाफ पर, तमाम मुसलमानों के बिहाफ पर मसीही बरादरी से हमें माजरत करनी चाहिए। हमें अपने हल्का अहबाब में जिन्हें जानते हैं उन्हें बताएं कि ये हम नहीं हैं। जिस तरह से किसी एक शख्स का इनफरादी अमल सबको रिप्रेजेंट नहीं करता, उसी तरीके से ये ख़ास गिरोह है। अब इनके हवाले से मैं आपको बता दूं कि जड़ांवाला में मसाजिद से ऐलानात करके अवाम को अक़लियती इबादत गाहों पर हमले के लिए इश्तियाल दिलाने वाले मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि जड़ांवाला में जलाओ गिराव करने वालों के ख़िलाफ़ 2 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिनमें 37 अफराद को नामजद और 600 से ज़ायद नामालूम अफराद को शामिल किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने तोड़ फोड़ की, घरों और गिरजा घरों को आग लगाई। मुकदमात में दहशत गर्दी और तौहीन मज़हब समेत 13 से ज़ायद दफ़ात शामिल हैं। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि जड़ांवाला की मस्जिद में ऐलान करके लोगों को इश्तियाल दिलाने वाले मुलजिम को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम यासीन को मंजर आम पर आने वाली वीडियो की मदद से गिरफ़्तार किया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुलजिम मस्जिद के स्पीकर पर लोगों को जमा होने का कह रहा है। वीडियो की मदद से फसादात में मुलविस मज़ीद मुलजिमान की शनाख्त करके गिरफ़्तारियों की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा को इस पर स्टेटमेंट तक देनी पड़ी है। आप इधर से अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना मैसिव इंसिडेंट है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का कहना है कि इस अफसोसनाक वाक़े में मुलविस अफराद को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी फैसलाबाद में होने वाले वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए मसीही बिरादरी को आला सतह की तहकीकात की यकीन दहानी कराई है। इसके साथ ही साथ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी इस पर खामोशी तोड़ी है और उन्होंने गुज़श्ता रोज़ जड़ांवाला में पेश आने वाले वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया है।
اعلامیہ کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ISPR انٹرنشپ پروگرام کے شرکاء سے خطاب کیا۔ اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ جڑاں کا واقعہ انتہائی افسوسناک اور ناقابل برداشت ہے۔ نوجوان آدھا سچ، جھوٹ اور غلط معلومات کا فرق سمجھیں۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کے خلاف عدم برداشت اور انتہائی رویے کے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان کے تمام شہری بلا تفریق مذہب، جنس، ذات یا عقیدہ ایک دوسرے کے لیے برابر ہیں۔ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے جرائم کے مرتکب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی آرمی چیف نے کہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں انارکی اور بدامنی پھیلانے اور عوام میں درار ڈالنے والوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور دیگر چیزیں بھی ہوئیں۔ لیکن جو بڑی خبر ہے کہ وہ شخص جو شر پسندی پھیلا رہا تھا یا جو لوگوں کو اکسا رہا تھا مسجد کے لاؤڈ سپیکر کا غلط استعمال کر کے، اس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیو فینسنگ اس وقت ہو رہی ہے، اور جیو فینسنگ کا استعمال کر کے جن لوگوں نے چرچز اور گرجا گھروں کو نظر آتش کیا ہے اور گھروں کو اور گاڑیوں کو اور املاک کو نقصان پہنچایا ہے مسیحی برادری کے، ان لوگوں کے خلاف اس وقت شکنجہ کسا جا رہا ہے۔ ویڈیوز کے ذریعے ان کی شکلیں نادرہ ریکارڈ سے میچ کی جائیں گی، دیگر ڈیٹا نکلوایا جائے گا، جیو فینسنگ کی جائے گی، اور اس میں انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ انصاف ہوتا نظر آئے۔ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے جو پاکستانیوں کا سر شرم سے جھکا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سری لنکن مینیجر کا کیا قصور تھا، پھر گزشتہ 1 سال سے احمدیہ کمیونٹی کی عبادت گاہوں پر حملے کیے جا رہے ہیں اور ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ پھر مذہبی شخص جس نے کسی کے اوپر قرآن پاک جلانے کا الزام لگایا، بعد میں یہ ثابت ہوا کہ اس شخص نے جو کہ مسجد میں امام تھا خود قرآن کو معاذ اللہ جلایا۔ اس نے اپنا ذاتی بدلہ لینے کے لیے ایسا گھٹیا کام کیوں کیا، لیکن اس شخص کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی بھائی؟ اس نے توہین مذہب کیسے کی؟ ایک تو توہین مذہب، پھر کسی بے قصور پر، کسی معصوم پر اس کا الزام لگا دیا۔ بالکل اس واقعے کے اندر بالکل جس نے قرآن پاک کے نسخوں کو جلایا ہے، بالکل ہمارے دل اس پر غمگین ہیں، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کی عبادت گاہ کو جلا دیں۔ جب مسلمانوں کو عالمی دنیا دہشت گرد کہتی ہے تو ہم انہیں بڑے وثوق سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک شخص کا انفرادی عمل سب کو اس کی سزا کیوں دیتے ہو؟ یعنی اسلامو فوبیا ہے جس کا ہم خود وکٹمائزڈ ہیں، تو یہ سب کچھ کیسے کر لیتے ہیں، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی۔ ناظرین کرام، اس وقت پاکستان کی اگر سیاست کی کچھ اپڈیٹس کی بات کی جائے تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ راجہ ریاض جتنے ہی irrelevant ہیں اتنے ہی زیادہ ریلیونٹ بھی ہیں۔ ان کی کل وقت تو یہ تھی کہ وہ ایک اپوزیشن لیڈر تھے، لیکن وہ ایک ٹکٹ جو کہ مسلم لیگ نون کا ہے اس کے وہ امیدوار بھی تھے، تو وہ یہ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے تھے؟ البتہ شہباز شریف نے بھی یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا جو نگران وزیر اعظم والا معاملہ ہے۔ لیکن اب راجہ ریاض ویل اویئر بہت ہیں۔ انہوں نے کل یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشنز نہیں ہونے فروری تک، آپ لکھ کے رکھ لیں، یعنی اتنا کانفیڈنس ہے، ظاہری بات ہے انہیں یہ کوئی بتا رہا ہے یا ساری باتیں۔ کاشف عباسی کے شو میں انہوں نے کہا کہ کاپی پینسل لے لیں اور لکھیں کہ الیکشن فروری کے تیسرے ہفتے میں ہونے ہیں۔ اس سب میں اب میں آپ کو بتا دوں کہ راجہ ریاض نے ایک اور بیان دیا اور کہا ہے کہ آئندہ الیکشن میں نہ PTI ہوگی اور نہ ہی بیلٹ پیپر پر پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ ہوگا، یعنی کوئی نام و نشان پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان کا نہیں ہوگا، اور الیکشن کے موقع پر عمران خان جیل میں ہوں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ PTI پر پابندی عائد کر دی جائے گی اور الیکشن کمیشن پارٹی کے انتخابی نشان بلے کو ختم کر دے گا، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پابند سلاسل ہوں گے۔ پھر ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، عمران خان کے جو بھانجے ہیں حسان نیازی، ان کا کیس فوجی عدالت منتقل کیا گیا ہے۔ حسان نیازی کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ تفصیلات کے مطابق عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کا کیس فوجی عدالت میں منتقل ہو چکا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حسان نیازی کو کل کوئٹہ سے راولپنڈی منتقل کیا گیا اور حسان نیازی کا ٹرائل اب پاکستان کی ملٹری کورٹس میں ہوگا، اور لاہور ہائی کورٹ میں چیئرمین PTI کے بھانجے حسان نیازی کی بازیابی کے لیے درخواست کی سماعت ہوئی تھی۔ عدالت
ने IG CCPO SHO थाना सरवर रोड से 18 अगस्त को जवाब तलब कर रखा था। अदालत ने हुक्म दिया कि हसन न्याजी IG CCPO या SHO की तहवील में हैं तो उन्हें पेश कर दिया जाए। हसन न्याजी के वालिद हफीजुल्लाह न्याजी ने बेटे की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में हब्से बेजा की दरख्वास्त दायर की, क्योंकि उन्हें अरेस्ट करने की एबटाबाद से खबरें आ रही थीं, लेकिन उसके बाद कानूनी तकाज़ों के हवाले से कंफर्म नहीं हो पा रहा था। हसन न्याजी पर संगीन इल्ज़ाम है। इमरान खान के ये भांजे हैं, वालिद इनके इमरान खान के बड़े सख्त नाकिद हैं और अपने बेटे के भी इस पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से नाकिद तो हैं, लेकिन ज़ाहिर है वालिद हैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब, लेकिन अब वो भी बेबस हैं और वो भी इस सब के अंदर कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि हसन न्याजी के हवाले से इस वक्त टॉप लेवल पर ये फैसला हो चुका है कि कोई रियायत नहीं दिखाई जानी। हसन न्याजी अब चूँकि हाथ आ चुके हैं और उन पर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने कोर कमांडर की वर्दी की बेहुरमती की और उसे उछाला। 9 मई को जिना हाउस हमले में मुलव्विस होने और एक बड़े लेवल पर इस हमले का मास्टरमाइंड होने का इल्ज़ाम हसन न्याजी के ऊपर लगाया गया है। नाज़रीन इकराम, कुछ और चीज़ें भी हैं और आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से जो मामलात हैं हसन न्याजी के इस केस से बहुत ज़्यादा वाज़े हो गए हैं, यानी आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है, आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो जाती है और आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मामलात किस तरफ को जाएंगे, ये ऊँट किस करवट बैठेगा और क्या हालात के अंदर कोई कमी आ रही है या हालात मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे या बेहतरी से हालात ख़राबी की तरफ जाएंगे। लेट्स सी मामला क्या होता है और इस सब के अंदर क्या सूरत हाल होती है, लेकिन अभी तक की यही सिचुएशन है, यही मामलात हैं। देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिन क्या कोई अच्छी खबर लाते हैं, लेकिन इशारे अच्छे नहीं हैं, गो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। तो देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।